दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मर्म शारीर पढ़ने वाले हैं। मर्म शारीर का ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मर्म की व्याख्या, मर्म के कितने प्रकार हैं और मर्म का विभाजन कैसे किया गया है। इसके अलावा हम इस लेक्चर में, जैसा आप देख सकते हैं, उदर स्थित मर्म जो 3 होते हैं, नाभि, बस्ती और गुद, ये तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और आप सब देख रहे हैं आयुर्वेद वाला। सबसे पहले बात करेंगे मर्म की व्याख्या। हम सब जानते हैं कि शारीर स्थान में जो श्रेष्ठ है वो है आचार्य सुश्रुत। कहा भी जाता है चिकित्सिते चरक शारीरे तु सुश्रुत सूत्र स्थाने तु वाग्भट निदाने माधव। मतलब चिकित्सा स्थान में चरक संहिता श्रेष्ठ मानी जाती है, सूत्र स्थान में वाग्भट का सूत्र स्थान श्रेष्ठ माना जाता है और शारीर स्थान में सुश्रुत तथा निदान स्थान में माधव निदान। इसीलिए मर्म की सबसे पहले मैंने व्याख्या यहाँ पे सुश्रुताचार्य के द्वारा लिया है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं मर्म वो स्थान होता है जहाँ पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि ये सभी के सभी एक जगह आकर के कंबाइनली एक जगह पर आकर के मिश्रित हो जाते हैं या एक जगह पर स्थित होते हैं। उन सभी बॉडी पार्ट को मर्म का नाम दिया गया है। श्लोक क्या कहता है, फिर से देखिए। मर्माणी नाम मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, सन्निपातः। शरीर के वो सभी अंग जहाँ पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि आपस में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, उस वाइटल ऑर्गन्स को हम मर्म कहते हैं। यही मर्म प्राण का अधिष्ठान भी माना जाता है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि मरण करित्वात मर्म विषम स्पंदनम यत्र पीड्यते रुक। मतलब जिस स्थान पर पीड़ा होने पर या जिस स्थान पर चोट आघात लगने पर मरने के समान रुझा उत्पन्न हो या विषम स्पंदन हो, उसे हम मर्म कहते हैं। हम सब जानते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस श्लोक है कि मार्यन्ति इति मर्माणि। लेकिन ये रेफरेंस क्या है, ये आचार्य डल्हन कहते हैं कि जिस स्थान पर आघात लगने से मृत्यु हो जाए उसे हम मर्म कहते हैं। अब ये बॉडी, हमारा जो शरीर है, उस शरीर के विभिन्न विभिन्न पार्ट पर, विभिन्न विभिन्न अंगों पर बहुत सारे वाइटल्स ऑर्गन्स हैं। उन सब पर मर्म टोटल कितने हैं, तो वो टोटल है 107। क्या लिखा हुआ है, अंग भेद से कुल मर्म की संख्या है 107। समझे। अब देखो यहाँ पर मर्म को अलग अलग तरीके से भी डिवाइड किया गया है, बट मुख्य रूप से अपने को क्या समझना है कि कहाँ लोकेटेड है वो मर्म और उसकी बनावट कैसी, उसकी रचना कैसा है। तो स्थान भेद से और रचना भेद से यहाँ पर विभाजन किया गया है। स्थान में क्या क्या हो सकता है, देखो ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी का है ना इमेज दिया हुआ है, जैसा आप समझ सकते हो। देखो इस 2 बोन को कहते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन को ही हम आयुर्वेद में कहा जाता है जत्रु अस्थि। क्या कहते हैं, जत्रु अस्थि। जत्रु अस्थि के ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो एक पार्ट हो गया ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म। ये जो आप देख पा रहे हो थोरैकिक पोजीशन, या ये कह सकते हैं अपन थोरैकिक कैविटी या चेस्ट वाला रीजन जो है, इसको कहा जाता है, इस रीजन को कहते हैं उर प्रदेश। तो उर प्रदेशगत मर्म। और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो इसको हम कहते हैं एब्डमन, मतलब उदर, तो उदर प्रदेशगत मर्म। ठीक है। इसके अलावा जो 4 लिम्स हैं, 2 हैंड 2 लेग्स, इसको हम शाखा कह सकते हैं, शाखागत मर्म। इसके अलावा और अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो पृष्ठगत मर्म। इस तरह से स्थान भेद से मर्म कहाँ लोकेटेड है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शाखागत मर्म, ठीक है, 44 होते हैं। हर एक हाथ पर 11, दोनों हाथ पर हो गए 22, 11 पाँव में भी 11 मर्म है और ये 11, तो टोटल हो गए 44 मर्म शाखागत मर्म। उदर मतलब पेट के ऊपर या उदर अवस्था में, उदर स्थान पर 3 मर्म होते हैं। कौन कौन, अगर यहाँ बात करें तो ये है गुद प्रदेश, है ना। फिर थोड़ा बात ऊपर आए तो यूरिनरी ब्लैडर, बस्ती प्रदेश और नाभि, अम्बिलिकल रीजन, नाभि। तो ये 3 मर्म होते हैं जो उदर प्रदेश में होते हैं, गुद, बस्ती और नाभि। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग उदर प्रदेश मर्म को बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये उर प्रदेश 9 मर्मों का भी लोकेशन आपको मैं याद करा दूंगा। फिर पृष्ठगत मर्म 14 है, जत्रु ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म है 37। ये इस इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर टोटल 37 मर्म है, ब्रांचेज में टोटल 44 मर्म है, पेट के ऊपर 3 ही मर्म है और उर प्रदेश में 9 मर्म है। इसके अलावा पीछे पीठ साइड में कितने मर्म है,
14 मर्म है। आई होप आपको ये स्थान भेद से लोकेशन और उनके नंबर समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मेरा मानना है लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। अगर आप कोई भी चीज़ 5 मिनट 7 मिनट वाला वीडियो ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय है कि जो भी चीज़ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा वो सब कुछ आपको समझ में आएगा, थोड़ा आपको पैसेंसली देखना होगा। अब बात करते हैं रचना भेद से। मांस मर्म, सीरा मर्म, स्नायु, अस्थि और संधि। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर मर्म तो उसे कहते हैं जहाँ पर मांस, सिरा, स्नायु, संधि सब एक जगह एकत्रित होते हैं, फिर मांस मर्म कैसे हो गया? कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर मांस अधिक हो उस स्थान को नाम दे दिया गया है मांस मर्म। जहाँ पर सिराओं का अधिकतम हो वहाँ सिरा मर्म। तो ऐसे मांस मर्म कितने हैं शरीर में? 11 हैं। सिरा मर्म कितने हैं? 41 है। स्नायु मर्म कितने हैं? 27 है। अस्थि मर्म कितने हैं? 8 है। और संधि मर्म कितने हैं? 20 है। तो अस्थि अष्ट करके याद हो जाएगा, अस्थि अष्टि, संधि 20। देखो अभी मैं तुम्हें कोई भी चीज़ को याद रखने का ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम कहोगे ट्रिक वाली वीडियो चाहिए वो भी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले समझ लो, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे उदर प्रदेश में स्थित 3 मर्म कौन कौन से हैं, उनका क्या वर्णन है उसको हम पहले समझते हैं। चलो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको ढक दूँ इस पार्ट को, है ना, ताकि आप यहाँ कंसंट्रेट कर सको, तो ये जो उदर स्थित मर्म है ये कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? एक तो है गुद, ठीक है, नंबर 1 में गुद प्रदेश में, फिर उससे ऊपर आ जाओ यूरिनरी ब्लैडर मतलब बस्ती, और उससे ऊपर है नाभि। तो ये 3 मर्म है, गुद मर्म, बस्ती मर्म और नाभि प्रदेश में स्थित मर्म। मज़े की बात क्या है कि ये तीनों के तीनों मर्म एक ही हैं, मतलब एक संख्या में एक है, और तीनों ही मर्म पर आघात लगने से तुरंत मृत्यु अथवा 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए तीनों मर्म को सद्य प्राण हर मर्म कहा जाता है। ये तीनों ही जो मर्म है ना, इनकी जो प्रमाण बोले, इनकी जो मेजरमेंट है वो है 4 अंगुल। इस बात को याद रखना। 3 के अलावा एक और मर्म है जो यहाँ पर उदर नहीं उर स्थित में है, वो है हृदय मर्म। हृदय मर्म भी सद्य प्राण हर मर्म होता है, और इसका भी अंगुली प्रमाण कितने हैं? 4 अंगुल है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उदर स्थित मर्म 3 कौन कौन से हैं, उनके कितने संख्या है? तो एक एक होते हैं सब। उनकी अगर मान लो उसके ऊपर अगर चोट लग गया तो कैसा इफेक्ट होगा? 7 दिन के अंदर अंदर मर जाते हैं व्यक्ति, ठीक है। सद्य प्राण हर मर्म कहा गया। इनकी मेजरमेंट कितनी है? 4 अंगुल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उर प्रदेश में स्थित मर्म के बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैं अगर तुम्हें समझाऊं, ये है थोरैकिक कैविटी। क्लियर? इस थोरैकिक कैविटी में ये निपल है, निपल के जस्ट ऊपर, मतलब निपल को स्तन कह सकते हैं, तो स्तन रोहित, और ये नीचे स्तन मूल, स्तन का मूल है ना, मूल मतलब वैसे रूट्स होते हैं, रूट हमेशा ज़मीन के नीचे होते हैं, इस तरह से याद रख सकते हो, स्तन मूल, स्तन रोहित, ठीक। ये हृदय दिख रहा है आपको, दिल, हृदय मर्म, 3 हो गए। फिर क्या है? ये जो रीजन देख रहे हो आप, फ्लैंक्स जो रीजन देख रहे हो, इसको बोलते हैं अपलाप, ठीक है। और जहाँ से हम सब जानते हैं कि हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया जहाँ से डिवाइड होती है ब्रोंकस में, इस प्रदेश को कहा जाता है अपस्तंभ। इसी चीज़ को फिर से समझो। देखो टोटल कितने मर्म होते हैं उर प्रदेश में? 9 मर्म होते हैं। कौन कौन है? पहला सिंगल मर्म, एक ही ऐसा मर्म है जो सिंगल है उर प्रदेश में, वो है हृदय। हृदय कहाँ आश्रित है, उसका चोट लगने से कैसा इफेक्ट होगा, सब मैं यहाँ पे बताया हूँ आगे। तो हृदय, ठीक है। फिर बाकी जितने भी वो पेयर्स में आप देख रहे हो, इस स्तन से ऊपर स्तन रोहित कितने होंगे? 2, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड, ठीक। स्तन मूल ये भी हैं 2। फिर अपलाप, अपलाप मतलब ये फ्लैंक्स रीजन, या कह सकते हो रिब केज में जो अपना कोस्टल कार्टिलेज वगैरह होते हैं ना, वो, ठीक है। तो ये अपलाप कितने होते हैं मर्म? तो ये कहा है 2 है। अपस्तंभ कितने हैं? अपस्तंभ भी 2 हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे 9 कौन कौन से हैं। अपलाप, अपस्तंभ 2-2 हैं। स्तनमूल, स्तनरोहित ये भी 2-2 हैं। एक ही मात्र ऐसा मर्म है उर प्रदेश में जो सिंगल है, वो है हृदय मर्म। क्लियर है? अब हम क्योंकि इस लेक्चर में उदर स्थित मर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उदर स्थित मर्म के बारे में हम यहाँ पे और डिटेल में बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ गुद मर्म की, तो गुद मर्म अगर लोकेशन आधार पर ये कहाँ का मर्म है, तो तुम बोलोगे ये उदर स्थित मर्म है, ठीक है। मतलब
स्थान की अवस्था में बोले तो उदर उदर प्रदेश मर्म है। अगर मैं बोलूँ रचना हिसाब से कि वो किससे बना हुआ है, तो मांस से बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, गुद मतलब एनल पार्ट जो है वो मांस पार्ट ही है, ठीक है, मांसज मर्म है। बस्ती, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर में यूरिन वगैरह स्टोर होता है ना। स्नान, स्टेप से याद रख सकते हो, ब्लैडर बस्ती, बस्ती में स्नान करना, स्नान मतलब पानी की जरूरत है। इस तरह से बस्ती कौन सा मर्म है, स्नायु मर्म है। और नाभि कौन सी मर्म है, शिरा मर्म है। जब आप चरक सुश्रुत संहिता के शिरा धमनी अध्याय पढ़ोगे तो उसमें बताया भी गया है कि नाभि से बहुत सारी शिराएँ निकलती है यूरिनरी अम्बिलिकल रीजन से। तो नाभि मर्म कौन सा है, शिरा मर्म है। बस्ती मर्म कौन सा है, स्नायु मर्म है। और गुद मर्म कौन सा है, मांस मर्म है। यहाँ तक समझ में आया। अगर हम बात करें गुद कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, देखो कहते हैं जहाँ पर वात वर्चो निस्सरणम, जहाँ पर अनु ये अपान वायु, वात मतलब अपान वायु, वर्च मतलब मल, अपान वायु और मल का जो निस्सरण स्थान है, जहाँ से शरीर से बाहर निकलती है, वो स्थान क्या है, एनल पाथवे, गुद। फिर क्या लिखा हुआ है, जो और किसके वो समीप है, स्थूल आंत्र प्रतिबद्ध। ये जो गुद है ना, ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्थूल आंत्र प्रतिबद्ध लार्ज इंटेस्टाइन के पास है। स्थान समझ में आया। गुद मर्म कहाँ पे होता है, जहाँ से वात वर्च बाहर शरीर से बाहर निस्सरण करती है, या जो लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास हो। ये हो गया गुद मर्म का स्थान। बस्ती मर्म के स्थान के बारे में क्या लिखा हुआ है, अल्प मांस सोनी तजो, जहाँ पर मांस या रक्त की कम अवस्था होती है, कम मात्रा होती है, ठीक है, उस जगह ऐसे उन्होंने वर्णन किया है बस्ती मर्म को। नाभि मर्म की बात करें तो नाभि कहाँ होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूँ, है ना, ये देखो, ये मान लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अगर लार्ज इंटेस्टाइन बात करें, ये हो गया हमारा आमाशय मतलब स्टमक। तो आमाशय और पक्वाशय के बीच में यहाँ कहीं तो भी नाभि होता है। तो वही लिखा हुआ है, देखो, पक्व आमाशयो मध्य शिरा प्रभावा, जहाँ से शिरा उत्पन्न होती है और जो पक्वाशय और आमाशय के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं नाभि मर्म, या उस स्थान पर कौन सा मर्म होता है, नाभि मर्म होता है। क्लियर है। अब है कि अगर मान लो उस स्थान पर चाहे गुद हो, बस्ती हो, नाभि हो, इन सभी मर्मों पर विद्ध कर दिया जाए। विद्ध करना मतलब पंक्चर कर देना। हम जानते हैं ना, अग्निकर्म विद्ध कर्म आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, किसी भी जगह पर पंक्चर करके भी हम चिकित्सा करते हैं। तो विद्ध करने से क्या लक्षण होंगे, हम अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये जितने भी उर प्रदेश के स्थित मर्म है, सब के सब क्या है, सद्यो प्राण हर मर्म है। तुरंत प्राण की मृत्यु हो जाएगी, मतलब प्राण शरीर से बाहर निकल जाएगा, अथवा 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो विद्ध लक्षण क्या होंगे, सद्यो मरण, सद्यो मरण, सद्यो मरण। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे कि उधर स्थित 3 मर्म कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनको विद्ध के क्या लक्षण हो सकते हैं, है ना, उन पे ऊपर चोट लगा मतलब प्रहार किया गया तो कैसी उनका क्या परिणाम होता है, उनका मेजरमेंट कितनी है 4 अंगुल मर्म में, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर मर्म को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो देखो अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये आखिरी स्लाइड है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे उर प्रदेश स्थित मर्म के साथ, ठीक है। और आपको कैसा लगा वीडियो, उसका भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको उधर उर प्रदेश के अलावा और भी चीज़ें कंटिन्यू करना है तो आप मुझे ज़रूर अपनी जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बताना। ये पहले टेबल समझो। हम सब जानते हैं मर्म के ऊपर आघात हुआ तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु समान वेदना होती है। अब ये टेबल क्या है, सबसे पहले कि मर्म के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा, इस आधार से मर्म को हम 5 प्रकार से डिवाइड किए गए। सद्य प्राणहर मर्म, या कालांतर मर्म, विशल्यघ्न मर्म और वैकल्यकर मर्म तथा रुजाकर मर्म। ये 5 प्रकार से मर्म के ऊपर आघात लगने के बाद कैसा प्रभाव होगा। क्या प्राणी 7 दिन के अंदर या 7 रात्रि के अंदर अंदर मर जाएगा, तो यहाँ पे है मारक काल, तो उसे हम कहेंगे सद्य प्राणहर मर्म। सद्य प्राणहर मर्म तभी होगा जब वहाँ प्राण का अधिष्ठान हो। प्राण का अधिष्ठान कैसे होगा, जब सर सभी शिराएँ, है ना, मांस, जो संधि है, अस्थि है, सभी 5 संरचनाएं एक जगह आ जाए। तो यहाँ पर है कि सद्य प्राणहर मर्म में कितनी संरचनाएं आपस में एकत्रित होती है। तो हमने जो पढ़ा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये सारे के सारे 5 चीज़ अगर एक जगह आ जाए तो हम उस मर्म प्रदेश को कहते हैं सद्य प्राणहर मर्म। जहाँ पर 4 चीज़ें एक जगह आए, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि ना आए, जहाँ पर 3 ही आए, मांस, शिरा, स्नायु, जहाँ पर 2 ही आए, मांस और शिरा, जहाँ पर सिर्फ मांस हो। अब मान लो मांसल प्रदेश है, मसल पे कोई चोट लगता है तो वहाँ पर सिर्फ पेन होता है, उससे मृत्यु नहीं हो सकता है ना। रुजाकर मर्म,
तो रुजाकर कितना है 8। वैकल्यकर, इनकी नंबर देखो, वैकल्यकर जहाँ पर पैरालाइज हो जाएगा 44 है वैकल्यकर मर्म, ठीक है। विशल्लग्न, विशल्य, शल्य मतलब होता है कोई भी चीज़ जो शरीर के अंदर में जाकर के हमें बाधा पहुंचाते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शल्य नाम, है ना, जो भी ऐसा मतलब शल्य नाम यत्र शरीरे आश्रितम, है ना, बाधा करणानी मनः शरीरम प्रतिबाध करणानी, ऐसा है श्लोक कि जो शरीर को मन को बाधा करे उसे हम शल्य कहते हैं। तो अब जब तक ये क्या होता है, जैसे मान लो पहले के समय में भी होता था, कोई तीर लग गई, कोई आज के डेट में बुलेट लग गई है, कोई और चीज़, बुलेट से तो मृत्यु जल्दी हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा बॉडी का ऑर्गन है के अंदर में कोई भी चीज़ चला गया शल्य के रूप में, अगर वो तब तक अंदर में है तब तक तो ठीक है, तब तक इंसान जिंदा रहेगा। अगर उसको तुम निकाल दिए तो क्या होगा, फिर वो वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? क्योंकि कहते हैं कि इस विशल्य मर्म में वायु महाभूत दबा रहता है, जैसे ही आप शल्य को निकाले वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे कितने मर्म हैं? 3 मर्म है। कालांतर प्राणहर मर्म, जो 15 से 1 महीना के अंदर मृत्यु होता है, ऐसे 33 मर्म है। सद्य प्राणहर मर्म कितने हैं? 19 है। और इसमें मरता कब है व्यक्ति? 7 दिन के अंदर। तो ये कब, मारक काल कब है, ये 2 ही के बारे में वर्णन है, सद्य और कालांतर के बारे में। 7 दिन मतलब 7 रात्रि के अंदर अगर कोई मर जाता है तो सद्य प्राणहर मर्म, 15 से 30 दिन के अंदर मरता है तो कालांतर प्राणहर मर्म, ठीक है। अब महाभूत ये भी देख लो कि सद्य प्राणहर मर्म है तो उसके अंदर में क्या होगा? अग्नि, अग्नि महाभूत विकृत हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। कालांतर प्राणहर मर्म में अग्नि और सोम दोनों ही विकृत हो जाते हैं। विशल्यग्न में वायु प्रकोपित हो जाता है। वैकल्यकर में सिर्फ सोम प्रकोपित हो जाता है। रुजाकर में केवल अग्नि प्रकोपित हो जाती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर है कि अगर मान लो सद्य प्राणहर कोई मर्म है, ठीक है, उसके हम वहाँ पे चोट न लग करके आसपास में कहीं अगर हमने चोट लग गया, कहीं आसपास में हमने विद्ध कर दिया तो क्या होगा? तो शल्य प्राणहर मर्म के पास अगर चोट लग गया तब तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आसपास में लगा तो क्या होगा? कालांतर मृत्यु होगा। वो 7 दिन नहीं, 15 से 1 महीना के अंदर में मौत हो जाएगा। अगर कालांतर प्राणहर मर्म के आसपास समीप अगर विद्ध हो गया तो विकलांगता आती है। विशल्यग्न मर्म के आसपास हुआ तो विकलांगता आती है। वैकल्यकर के आसपास हुआ तो रुजा, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अगर रुजाकर के साथ हुआ तो भी और तीव्र रुजा होता है। समझ में आ रहा है? फिर सद्य प्राणहर मर्म पर अगर आघात लग ही गया तो कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे? क्या लिखा हुआ है देखो, इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति मनोबुद्धि विप्रय। इंद्रियां, जो भी हमारी पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, वो अपने अर्थों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाती है, ठीक है। हमारा मन और बुद्धि ये दोनों ही अपनी अवस्थाओं को, अपनी जो सामान्य गुण है, सामान्य जो कर्म है उसको खो देती है, मतलब वो कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। कालांतर प्राणहर मर्म में लगा है तो धातु का क्षय हो जाता है, पेन होती है और 15 से 1 महीना के अंदर में मृत्यु हो जाती है। विशल्यग्न मतलब कोई ऐसा शल्य है, कोई ऐसा तीर है, कोई ऐसा कोई चाकू है, कोई भी ऐसा चीज़ है जो शरीर के अंदर में जा कर के, है ना, फंसा हुआ है, तो वो क्या करता है? अत्यभिहितानि मारियंती। जैसे ही इसको अगर आपने शल्य को बाहर निकाला तो व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त करा देगा। उम्मीद करता हूँ ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। इस चार्ट में हमने मर्म के प्रभाव अनुसार मर्म के नाम देखे, उसमें कितनी संरचनाएं होती है उसको देखे, उसकी संख्या कितना है वो बताए, फिर उसमें कौन से महाभूत विकार उत्पन्न हो जाता है, कौन से महाभूत विकृति हो जाती है, उनके मारक काल, उनके आसपास अगर विद्ध हो जाएंगे तो कैसा लक्षण होगा, और इस मर्म पर अगर आघात हुआ तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, ठीक है। वैकल्यकर और रुजाकर के बारे में कुछ भी नहीं वर्णन नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मर्म शारीर का पहला अध्याय आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर योर टाइम।